हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ विज्ञान का प्रश्न पत्र हल सहित। 4 अप्रैल को आपका विज्ञान का पेपर है, उसी को टारगेट पे रखते हुए इन सभी क्वेश्चंस को तैयार किया गया है। तो आप बस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। आपका जो विज्ञान का पेपर होगा वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होगा, खंड क, ख और ग। खंड क में भौतिक विज्ञान से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, खंड ख में रसायन विज्ञान से और खंड ग में जीव विज्ञान से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। तो इस वीडियो में मैं आपको खंड ख रसायन विज्ञान से रिलेटेड क्वेश्चंस को कराने वाली हूँ और खंड क यानी भौतिक विज्ञान से रिलेटेड क्वेश्चंस को मैंने ऑलरेडी करा दिया है। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से देख सकते हैं। सबसे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बहुविकल्पी प्रश्न देखेंगे। तो बहुविकल्पी प्रश्न में पहला प्रश्न है, पेय जल को जीवाणु रहित करने में प्रयोग किया जाता है। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िएगा। पेय जल को जीवाणु रहित करने में प्रयोग किया जाता है। इस चीज़ का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए है CaOCl2, ऑप्शन बी है CuCl2, ऑप्शन सी है CaCl2 एंड ऑप्शन डी है CaCO3। इसका सही आंसर क्या होगा? पेय जल को जीवाणु रहित करने में किसका प्रयोग किया जाता है? इसका सही आंसर होगा CaOCl2। ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, CaOCl2 का प्रयोग किया जाता है पेय जल को जीवाणु रहित करने में। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्यूटेनोन में क्रियात्मक समूह है। ब्यूटेनोन में क्रियात्मक समूह क्या है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। इसको कैसे पढ़ेंगे? तो ब्यूटेनोन इज ग्रेटर देन C डबल बॉन्ड O। ठीक है, ऐसे इसको पढ़ेंगे। तो ब्यूटेनोन में क्रियात्मक समूह क्या है? तो ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 3, एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम क्या है? एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम आपको बताना है। ऑप्शन ए है एसिटिक अम्ल, ऑप्शन बी है मेथेनोइक अम्ल, ऑप्शन सी है मेथेनल, ऑप्शन डी है एथेनोइक अम्ल। इसका सही आंसर क्या होगा? एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम क्या है? ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर, एथेनोइक अम्ल। एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम एथेनोइक अम्ल होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 4, किस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 282 है? किस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 282 है? किस तत्व का जब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो पहले कोश में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे कोश में 8 इलेक्ट्रॉन और तीसरे कोश में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। ऑप्शन ए है सिलिकॉन, ऑप्शन बी है मैग्नीशियम, ऑप्शन सी है कार्बन, ऑप्शन डी है सोडियम। इसका सही आंसर होगा मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 282 होता है। जब हम लोग मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो पहले कोश में 2 इलेक्ट्रॉन आएगा, दूसरे कोश में 8 और तीसरे कोश में 2। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु संख्या 36 वाले तत्व का नाम लिखिए। किस तत्व का परमाणु संख्या 36 होता है उसका नाम लिखना है। ऑप्शन ए है क्लोरीन, ऑप्शन बी है पोटेशियम, ऑप्शन सी है नियॉन, ऑप्शन डी है क्रिप्टॉन। परमाणु संख्या 36 वाले तत्व का नाम लिखना है आपको। किस तत्व का परमाणु संख्या 36 होता है? इसका सही आंसर होगा क्रिप्टॉन। ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर, क्रिप्टॉन होता है। परमाणु संख्या 36 वाले तत्व का नाम क्रिप्टॉन है। ठीक है, तो ये था बहुविकल्पी प्रश्न। सारे प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, तो सभी क्वेश्चंस को आप लोग अच्छे से अगर लर्न है तो रिवाइज कर लीजिएगा। इसके बाद हम लोग अति लघुत्तरी और दीर्घोत्तरी टाइप के क्वेश्चंस को देखेंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर और 7 नंबर में पूछा जाता है। तो चलिए देख लेते हैं। सारे क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, तो सारे क्वेश्चंस को आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा और तैयार कर लीजिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन है, जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है?
बहुत ही इजी है लेकिन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो आप इसको ज़रूर लर्न कर लीजिएगा। ठीक है, जब कभी भी आप बोर्ड एग्ज़ाम में या किसी भी एग्ज़ाम में किसी भी सब्जेक्ट का एग्ज़ाम दे रहे हों तो सबसे पहले किसी भी क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़िए और उसको समझिए कि क्वेश्चंस में क्या पूछा जा रहा है, उसके बाद ही आप आंसर देंगे। ठीक है, तो जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है? आंसर देख लेते हैं। लोहा कॉपर की अपेक्षा अधिक अभिक्रियाशील तत्व है, इसलिए यह कॉपर सल्फेट विलयन से कॉपर को विस्थापित कर देता है। अभिक्रिया के फलस्वरूप विस्थापित कॉपर लोहे की कील पर जम जाता है तथा आयरन सल्फेट का विलयन प्राप्त होता है, जिसका रंग कॉपर सल्फेट के विलयन से हल्का होता है। समझ में आया? लोहा कॉपर की अपेक्षा अधिक अभिक्रियाशील तत्व है, इसीलिए कॉपर सल्फेट के विलयन में से कॉपर को विस्थापित कर देता है। उसके बाद अभिक्रिया के फलस्वरूप, यानी जब अभिक्रिया हो जाती है उसके बाद प्रोडक्ट के रूप में जो हमें प्राप्त होता है उसमें विस्थापित कॉपर लोहे की कील पर जम जाता है। इसके बाद आयरन सल्फेट का विलयन प्राप्त होता है, जिसका रंग कॉपर सल्फेट के विलयन से हल्का होता है। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। तो चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम, अणु सूत्र तथा उपयोग बताइए। विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम, अणु सूत्र और उपयोग लिखना है आपको। ठीक है, विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ठीक है, विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड और विरंजक चूर्ण का अणु सूत्र होता है CaOCl2। ठीक है, और इसके बाद हम उपयोग देख लेते हैं, विरंजक चूर्ण का उपयोग कहाँ कहाँ होता है। ठीक है, पहला उपयोग है ऊन को सिकुड़ने से बचाने के लिए, दूसरा उपयोग है क्लोरोफार्म बनाने में, तीसरा उपयोग है चीनी को सफ़ेद करने में और चौथा उपयोग है पेयजल को जीवाणु रहित करने में। ठीक है, तो ये है हमारा सेकेंड क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित यौगिकों का IUPAC पद्धति में नाम बताइए। ये जितने सारे यौगिक लिखे हुए इनका IUPAC पद्धति में नाम बताना है। यहाँ पे मैंने लिखा है CH3CuCH3, इसका IUPAC नाम लिखना है। दूसरा है C2H5OH, तीसरा है CH3COOH एंड चौथा है HCHO। IUPAC पद्धति में नाम लिखने के लिए 100% आएगा। किसी भी यौगिक का नाम लिखा जाएगा और उसका IUPAC नाम पूछा जाएगा आपसे कि इस यौगिक का IUPAC पद्धति में नाम लिखिए। यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे, जो हर साल बोर्ड एग्ज़ाम में आते हैं, वही मैंने यहाँ पे लिखा है, देख लीजिए। पहला है CH3COCH3, इसका IUPAC पद्धति में नाम होगा प्रोपेनोन। ठीक है, प्रोपेनोन। दूसरा है C2H5OH, इसका होगा एथेनॉल, इसका IUPAC पद्धति में नाम होगा एथेनॉल। ठीक है, समझ में आ रहा है? अच्छे से लर्न करिएगा। CH3COH, ठीक है, तीसरा है CH3COOH, तो इसका है एथेनोइक अम्ल, IUPAC पद्धति में नाम होगा इसका एथेनोइक अम्ल। चौथा है HCHO, इसका IUPAC पद्धति में नाम होगा मेथेनॉल। ठीक है, मेथेनॉल। तो समझ में आ गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 है, साबुनीकरण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। साबुनीकरण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये हर साल आता है, तो इसको आप लोग ज़रूर तैयार करिएगा। साबुनीकरण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। इसका आंसर देख लेते हैं। उच्च अणुभार वाले मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम तथा पोटेशियम लवण साबुन कहलाते हैं। ये तेलों और वसाओं के तनु NaOH या KOH, NaOH अम्ल होता है और KOH क्षार होता है, द्वारा जल अपघटन
से प्राप्त किए जाते हैं। इस क्रिया को साबुनीकरण कहते हैं। ठीक है। उच्च अणुभार वाले मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम तथा पोटेशियम लवण साबुन कहलाते हैं। ये तेलों और वसाओं के तनु NaOH तथा KOH द्वारा जल अपघटन से प्राप्त किए जाते हैं। इस क्रिया को साबुनीकरण कहते हैं। समझ में आया? अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। पहला है निस्तापन, दूसरा है प्रतिस्थापन अभिक्रिया और तीसरा है समजातीय श्रेणी। इन सभी पर आपको संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। ये आपको 7 नंबर में पूछा जाएगा। इसके पहले हम लोगों ने जितने सारे क्वेश्चंस को पढ़ा है वो सारे क्वेश्चंस 2 नंबर में पूछे जाएंगे और ये क्वेश्चंस आपको 7 नंबर में पूछा जाएगा। तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आप लोग ध्यान से देखिएगा। निस्तापन इम्पोर्टेंट है, प्रतिस्थापन और समजातीय श्रेणी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट तीनों है। तीनों पर आपको संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं निस्तापन। सांद्रित अयस्क को उसके गलनांक के नीचे ताप पर वायु की अनुपस्थिति या कम मात्रा में गर्म करके उसमें से नमी, हाइड्रेशन, जल तथा अन्य वाष्पशील पदार्थों को बाहर निकालने की प्रक्रिया को निस्तापन कहते हैं। इस प्रक्रम में अयस्क को पिघलने नहीं दिया जाता है। सांद्रित अयस्क को उसके गलनांक के नीचे ताप पर वायु की अनुपस्थिति या कम मात्रा में, या तो वायु रहे ही ना या तो थोड़ा बहुत यानी बिल्कुल कम मात्रा में वायु की अनुपस्थिति में गर्म करके उसमें से नमी और हाइड्रेशन, जल तथा अन्य वाष्पशील पदार्थों, वाष्पशील मतलब जो वाष्प के द्वारा बाहर निकले, उन सभी पदार्थों को बाहर निकालने की प्रक्रिया को निस्तापन कहते हैं। इस प्रक्रम में अयस्क को पिघलने नहीं दिया जाता है। निस्तापन प्रक्रम में कोई भी जो अयस्क रहता है उसको पिघलने नहीं दिया जाता है। ठीक है, समझ में आ गया निस्तापन। अब देखते हैं अगला। अगला है प्रतिस्थापन अभिक्रिया। प्रतिस्थापन अभिक्रिया पर आपको टिप्पणी लिखना है। वे अभिक्रियाएं जिनमें किसी कार्बनिक अणु के किसी एक या एक से अधिक परमाणु या परमाणु समूह का किसी अन्य परमाणु या परमाणु समूह के द्वारा प्रतिस्थापन हो जाता है, उसे प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। प्रतिस्थापन का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ का एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण होना। तो यहाँ पे प्रतिस्थापन अभिक्रिया हो रहा है, तो ध्यान से पढ़िएगा कि जिनमें किसी कार्बनिक अणु के किसी एक या एक से अधिक परमाणु या परमाणु समूह का किसी अन्य परमाणु या परमाणु समूह के द्वारा प्रतिस्थापन हो जाता है यानी स्थानांतरण हो जाता है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। तो आई होप आपको प्रतिस्थापन अभिक्रिया समझ में आया होगा। चलिए अब देख लेते हैं समजातीय श्रेणी। ठीक है, समजातीय श्रेणी। रसायन विज्ञान में समजातीय श्रेणी यौगिकों की ऐसी श्रेणी को कहते हैं जिनको एक सामान्य सूत्र द्वारा निरूपित किया जा सके। ऐसे सामान्य सूत्रों में प्रायः केवल एक ही प्राचल का मतलब होता है पैरामीटर होता है। ठीक है, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। समजातीय श्रेणी यौगिकों की ऐसी श्रेणी को कहते हैं जिनको एक सामान्य सूत्र द्वारा निरूपित किया जा सके। ऐसे सामान्य सूत्रों में प्रायः केवल एक ही प्राचल होता है। ठीक है, तो समझ में आ गया। ये 7 नंबर वाला क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 7 नंबर में आपको 2 क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा अथवा करके। ठीक है, आपको दोनों में से कोई भी एक करना रहेगा। यहाँ पे मैंने 2 क्वेश्चन लिखवाया है। ये जो टिप्पणी लिखना था निस्तापन, प्रतिस्थापन और समजातीय श्रेणी, ये भी 7 नंबर में पूछा जाएगा। और एक क्वेश्चन और है, वो भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, ये भी क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको भी देख लेते हैं। ये भी 7 नंबर में ही पूछा जाएगा। मेंडलीव का आवर्त नियम क्या है? मेंडलीव के आवर्त नियम और आधुनिक आवर्त नियम में अंतरों को लिखिए। मेंडलीव का आवर्त नियम क्या है? किस नियम पर मेंडलीव का आवर्त आधारित है? आवर्त सारणी आधारित है। और मेंडलीव के आवर्त नियम और आधुनिक आवर्त नियम में अंतरों को लिखिए।
ये आपको लिखना है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये, तो इसको आप लोग बिल्कुल भी मत भूलिएगा तैयार करना, इसको आप लोग तैयार करिएगा। चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। सबसे पहले मेंडलीव का आवर्त नियम क्या है, इसको देख लेते हैं। इस नियम के अनुसार तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। ठीक है, इस नियम के अनुसार तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। ठीक है, तो समझ में आ गया मेंडलीव का आवर्त नियम क्या है। इस नियम के अनुसार तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। अब हम देख लेते हैं मेंडलीव के आवर्त नियम और आधुनिक आवर्त नियम के अंतरों को। ठीक है, मेंडलीव की आवर्त सारणी का पहला नियम है तत्वों को उनके परमाणु भारों के वृद्धि क्रम में व्यवस्थित किया गया, और आधुनिक आवर्त सारणी में है तत्वों को उनके परमाणु क्रमांकों के वृद्धि क्रम में व्यवस्थित किया गया। अब मेंडलीव की आवर्त सारणी में परमाणु भारों के वृद्धि क्रम में और आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु क्रमांकों के वृद्धि क्रम में। ठीक है, दूसरा देख लेते हैं। इसमें 8 वर्ग हैं। मेंडलीव की आवर्त सारणी में 8 वर्ग हैं। प्रत्येक समूह को उप समूह ए और बी में विभाजित किया गया, और आधुनिक आवर्त सारणी में 18 वर्ग हैं। ठीक है, मेंडलीव की आवर्त सारणी में 8 वर्ग हैं और आधुनिक आवर्त सारणी में 18 वर्ग हैं, तथा समूह को उप समूह में वर्गीकृत नहीं किया गया। ठीक है, चलिए तीसरा देख लेते हैं। तीसरा अंतर है अक्रिय गैसों के लिए कोई समूह निर्धारित नहीं किया गया, क्योंकि उस समय अक्रिय गैसों की खोज नहीं हुई थी। मेंडलीव की आवर्त सारणी में अक्रिय गैसों के लिए कोई समूह निर्धारित नहीं किया गया, क्योंकि उस समय अक्रिय गैसों की खोज नहीं हुई थी, और आधुनिक आवर्त सारणी में अक्रिय गैसों को 18वें समूह में रखा गया है। ठीक है, आधुनिक आवर्त सारणी में अक्रिय गैसों को 18वें समूह में रखा गया। यह है तीसरा अंतर। चौथा अंतर देख लेते हैं। इस आवर्त सारणी में समस्थानिकों के लिए कोई स्थान नहीं था। मेंडलीव की आवर्त सारणी में समस्थानिकों के लिए भी कोई स्थान नहीं था, और आधुनिक आवर्त सारणी में समस्थानिकों को उचित स्थान मिला। ठीक है, तो आई होप आपको अच्छे से सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो ये था हमारा रसायन विज्ञान से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे, तो आप लोग सबको अच्छे से तैयार करिएगा। अगर वीडियो पसंद आई होगी और वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर करिएगा। फिर मिलेंगे ऐसे एक वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।